ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। सुबह के 6 बजे का वक्त हो रहा है। आइए एबीपी रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पंजाब के लुधियाना में भीषण आग लगी है। 4 मंजिला इमारत में आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया। बलदेव इलेक्ट्रिक की दुकान में ये आग लगी। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया और आप तस्वीरें देख रहे हैं। तस्वीरें बयां कर रही है कि इतनी भीषण ये आग लगी है। आग दुकान के अंदर से उठती हुई बाहर तक निकलती हुई इसकी लपटें नजर आ रही हैं और जैसे ही सूचना मिली इस आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। लाखों रुपए के नुकसान की जानकारी मिल रही है। सारा सामान जलकर खाक हो गया है। बताया जा रहा है कि ये 4 मंजिला इमारत जहां पर आग लगने से हड़कंप मच गया और जैसे ही सूचना मिली अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखने को मिला। बलदेव इलेक्ट्रॉनिक की दुकान जिसमें यह भीषण आग लगी, आग से लाखों रुपए का सामान जलकर भी खाक हो गया है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि आग कैसे लगी इसके बारे में फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन प्राथमिकता यही रही कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए क्योंकि कई दुकानें आसपास यहां पर दिख रही हैं। रिहायशी इलाका ये नजर आ रहा है, तो ये आग दूसरी इमारतों तक, दूसरी दुकानों तक ना पहुंचे, ये भी प्रयास किए गए। ये तस्वीरें आपके सामने। पूरा इलाका यहां पर दहशत के कारण और हड़कंप यहां पर पूरे इलाके में देखने को मिला जब एक रिहायशी इलाके में बीच में दुकान मौजूद थी और यहां पर भीषण आग लग गई। सारा सामान जलकर खाक हो गया। और आइए अब बात करते राजस्थान की, जहां के जोधपुर में उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब एक जर्जर मकान भर-भरा कर नीचे गिर गया। वो तो गनीमत रही कि परिजन घर के बाहर थे, नहीं तो यहां एक बड़ा हादसा, एक बड़ा नुकसान हो जाता। जैसे ही बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा गिरा, इलाके में हड़कंप मच गया। अचानक मकान गिरने से पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये इलाका शहर के सबसे भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में से एक है। जैसे ही मकान गिरा, धूल का गुबार छा गया। परिवार के मुताबिक घर के सभी लोग शादी की शॉपिंग के लिए बाहर गए हुए थे, इसीलिए बड़ी जनहानि होने से रुक गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे इलाके को सील करा दिया। मलबे को निकाला जा रहा है। और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां के कानपुर में एक नाबालिग को कार की चाबी क्या मिली, उसने सड़क पर कोहराम मचा दिया। सड़क पर कार दौड़ाकर इस नाबालिग ने कई गाड़ियों को टक्कर मारने के साथ साथ स्कूल जा रही बच्ची और उसके पिता को भी टक्कर मार दी। कार की स्टीयरिंग थामे 14 साल का लड़का जैसे ही सड़क पर आया उसने ये कांड कर दिया। एक झटके में उसने कई बाइक का कबाड़ बना दिया। जैसे ही बाइक से कार टकराई वैसे ही अंदर से लोग दौड़कर बाहर आए, लेकिन नाबालिग ड्राइवर को वो रोकते या टोकते उससे पहले ही वो तेज रफ्तार से वहां से भाग निकला। ये तस्वीर तो सिर्फ झांकी है। इस शैतान बच्चे के सामने आगे जो भी कोई आया उसने उसको रौंद डाला। ये कम से कम हमारे ऑफिस के बाहर 7-8 गाड़ियों को एक्सीडेंट करके मारती है। आगे लड़ते भिड़ते लोगों को चोट पहुंचाते दूर एक दीवार में कार टकराकर जब रुकी तो उसकी हालत ऐसी थी। कार में लाल रंग से बड़ा बड़ा उत्तर प्रदेश सरकार लिखा दिखा। कार का ऐसा कोई शीशा नहीं बचा जो सही सलामत हो। इस दौरान बेकाबू कार ने न सिर्फ सामने आई गाड़ियों को टक्कर मारी बल्कि पिता पुत्री को भी बुरी तरीके से रौंद दिया। स्कूल जा रहे थे, गाड़ी वाले ने मुझे टक्कर मारी। पुलिस ने किशोर और उसके दोस्त को हिरासत में ले लिया है। और आइए अब आपको दिखा देते हैं गुजरात से आई ऐसी तस्वीर जिसको देखकर आप भी चौंक जाएंगे। साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर में घर पर खड़ा ट्रैक्टर खुद चलने लगा और मालिक को रौंद दिया। बिना ड्राइवर ट्रैक्टर की करतूत, सामने है सबूत। ट्रैक्टर गेट से ऐसे निकला मानो कोई ड्राइवर जानबूझकर ऐसा कर रहा हो। ध्यान से देखिए तो इस ट्रैक्टर में कोई ड्राइवर ही नहीं है। ट्रैक्टर का मालिक अपने गेट पर खड़ा था। अचानक धीमी रफ्तार में ट्रैक्टर आया, कुचला और सामने की दीवार से टकरा गया, जिसके बाद दर्द से कराहते व्यक्ति को बचाने के लिए लोग दौड़े। ये तस्वीर हर किसी को सीख देती है कि जब भी गाड़ी से उतरे तो हैंड ब्रेक का इस्तेमाल जरूर करें। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में आयोजित सिंधी समाज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ऐसा बयान दिया जिससे पाकिस्तान में
हलचल मच सकती है। उन्होंने कहा कि भले ही आज भौगोलिक रूप से सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सिंध भारत की सभ्यता और संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि बॉर्डर कब बदल जाए कोई नहीं जानता और भविष्य में सिंध फिर से भारत में वापस आ सकता है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। बदल सकते हैं, कहना है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। और ये किसी को नहीं मालूम कि कल को सिंध भी भारत का हिस्सा एक बार फिर से बन जाए, ये राजनाथ सिंह ने कहा। और इस बयान के बाद यह स्वाभाविक सी बात है कि पाकिस्तान के अंदर हलचल मच सकती है। आपको बता दें कि सिंधी समाज सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे राजनाथ सिंह और इसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भले ही आज भौगोलिक रूप से सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सिंध भारत की सभ्यता और संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने आगे कहा कि बॉर्डर कब बदल जाए कोई नहीं जानता और भविष्य में सिंध एक बार फिर से भारत में भी वापस आ सकता है। तो राजनाथ सिंह की ये बड़ी बातें सिंधी समाज सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने कहा कि क्या पता सिंध भारत में वापस आ जाए, ये कोई नहीं जानता और बॉर्डर बदल भी सकता है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में आयोजित सिंधी समाज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बयान दिया है, साथ ही बड़ी बातों का उन्होंने जिक्र किया है। इस बीच इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सिंध पर बयान के बाद खौफ में है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला दिया है और पाकिस्तान शांति की दुहाई देने लगा है। तो ये लगातार माना जा रहा था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद कि पाकिस्तान के अंदर हलचल मचेगी, और अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान इस बयान के बाद अब खौफ में है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला दे रहा है, शांति की दुहाई दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंधी समाज सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिंध के बारे में बयान दिया था और कहा था कि सांस्कृतिक रूप से हमेशा सिंध भारत का हिस्सा रहा है, एक अहम हिस्सा रहा है। ऐसे में कल को सिंध भी वापस भारत के अंदर आ जाए, ये भी हो सकता है। और उसके बाद अब पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं खौफ है। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के हापुड़ में एक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका था। आग इतनी विकराल थी कि मिनटों में पूरी फैक्ट्री लपटों से घिर गई। आग लगने के साथ तेज धमाके हुए, लोग दहशत में आ गए। दरअसल फैक्ट्री में पुराने वाहनों की कटिंग का काम चल रहा था। इसी दौरान चिंगारी भड़की और थोड़ी ही देर में आग ने पूरे स्क्रैप यार्ड को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेज थी कि करीब दर्जन भर पुरानी गाड़ियां जलकर पूरी तरह खाक हो गईं। हालांकि राहत की बात यह रही कि बाहर रखे भारी संख्या में टायर आग की चपेट में नहीं आए, वरना हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते थे। वहीं आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में बायोडीजल पंप पर आग भड़कने से हड़कंप मच गया। आग इतनी ज्यादा यहां भयानक लगी हुई थी कि एक व्यक्ति की मौके पर ही जलकर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। आग इतनी भयानक लगी कि देखते ही देखते पूरे पेट्रोल पंप को उसने अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें और धुएं ने पूरे इलाके को घेर लिया। बताया जा रहा है कि बायोडीजल पंप अवैध रूप से चल रहा था, जिसमें 20 दिन से डीजल नहीं था। जब डीजल आया तब जैसे ही मशीन चालू हुई, शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसके बाद चिंगारी ज्वाला बन गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और वहीं उत्तर प्रदेश के बागपत से एक बार फिर थूक वाली रोटी का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब लोगों में एक बार फिर से गुस्सा है। युवक पर कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। ये युवक सगाई समारोह में रोटी बनाने पहुंचा था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये रोटी पर थूक भी लगा देगा। ये थूक रहा, देख लो। बताया जा रहा है कि वीडियो बागपत के जगत फार्म हाउस का है। एक शख्स की जब इस पर नजर पड़ी तो इसने इसका वीडियो बना लिया। फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है।
और वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में पिस्टल की नोक पर लग्जरी कार की लूट का एक वीडियो आया है सामने। 2 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस ने 2 घंटे के भीतर गाड़ी को बरामद भी कर लिया। बदमाश तेज कदमों से चलते हुए कार के पास आया, पिस्टल निकाला और कार का दरवाजा खोलकर ड्राइवर पर पिस्टल तान दिया। ड्राइवर डर कर कार को बदमाश के हवाले कर दिया और बदमाश बिना वक्त गंवाए कार लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस लूट के लिए बदमाश पूरी तैयारी से आया था। ड्राइवर घर से निकला और अपने डॉगी को कार में बैठा दिया। जैसे ही डॉगी को बैठाकर वो ड्राइविंग सीट पर पहुंचा, सामने से बदमाश का दोस्त तेजी से आया और दूसरी ओर से कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। इसी बीच उसका दूसरा बदमाश पिस्टल लेकर पहुंचा और डरा धमका कर कार को अपने कब्जे में ले लिया और वहां से भाग निकला। शिकायत मिलते ही पुलिस ने जीपीएस से कार को ट्रैक कर 2 घंटों में ही कार को बरामद कर लिया। दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन कार में बैठी गर्लफ्रेंड पकड़ ली गई। बात करेंगे बिहार की। देखिए, बिहार के अंदर तो चुनाव खत्म हो गया, लेकिन एसआईआर और घुसपैठ पर सियासी रार अभी भी जारी है। ये मुद्दा अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब देखिए, बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। इस बीच तेजी से जो वोटर लिस्ट में सुधार का कार्य है, यानी कि जो एसआईआर का काम है, वो चल रहा है। और बिहार चुनाव में बीजेपी ने घुसपैठिए का मुद्दा जोर शोर से उठाया था, ये आप जानते हैं। और अब ये मुद्दा उत्तर प्रदेश में भी गूंजने लगा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताजा निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि घुसपैठियों को चिन्हित किया जाए, हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बने, घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजा जाए। इस निर्देश के बाद समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री जी बिना कारण परेशान रहते। पहले से ही ये नियम बने हुए हैं कि कोई घुसपैठिए को उत्तर प्रदेश या देश के अंदर रहने का अधिकार नहीं। अगर सीमाएं पार के करके कुछ लोग आ गए हैं तो उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री की है। कांग्रेस ने भी योगी के निर्देश पर सवाल उठाया है। चुनाव नजदीक आ रहा है, पहले झारखंड में घुसपैठिए भाजपा को याद आए थे, उसके बाद बिहार में घुसपैठिए याद आए, अब बंगाल में याद आने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में इसके बाद चुनाव है तो आपको डिटेंशन सेंटर की पड़ गई। तो देखिए, एसआईआर और घुसपैठ के मुद्दे के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है। यूपी में समाजवादी पार्टी भी एसआईआर के खिलाफ उतर आई है और पीडीए प्रहरी दल तैयार कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने शनिवार को एक गाना भी लॉन्च किया। छूटे ना वोटर कोई करना ये गौर है, पीडीए प्रहरी ने थामी जो कमान है। एसआईआर के खिलाफ गाना लॉन्च करने के दौरान अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए। उधर एसआईआर से जुड़े कुछ बीएलओ की मौत को मुद्दा बनाते हुए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने निशाना साधा। एक और बीएलओ की मौत से गहरा सदमा लगा। और कितने लोगों की जान जाएगी इस एसआईआर के लिए, और कितने लोगों को मरना होगा। एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी मंगलवार को 3 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च निकालने वाली हैं। ममता बनर्जी यदि विरोध कर रही है तो इसका कारण बड़ा स्पष्ट है। बंगाल से जो घुसपैठी वहां घुसे, क्या उनके नाम हटेंगे, इस बात का ममता को डर है? तो वही देखिए, बीजेपी ने विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एसआईआर के विरोध पर बड़ी बातें कह दी है। मुसलमानों के वोटिंग पैटर्न का जिक्र करते हुए विपक्ष पर करारा प्रहार भी किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को कहा कि मियां एकजुट होकर वोट डालते हैं, जिसकी वजह से वे राजनीतिक रूप से मजबूत रहते हैं, जबकि हमारे लोगों के वोट बिखरे हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि निचले असम यानी ब्रह्मपुत्र घाटी के पश्चिमी हिस्से के जिलों से अवैध रूप से बसने वालों को और आगे बढ़ने से रोकने के लिए उन पर लगातार दबाव बनाया रखना होगा। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हिमंत बिस्वा शर्मा ने ये भी कहा कि मैं हमारे लोगों से कहता हूं कि वो एकजुट होकर वोट करें। यानी असम के मुख्यमंत्री ने एक तरह से घुसपैठ के मुद्दे को और तूल दे दिया। कभी कभी ये भी देखा गया कि घुसपैठी जो साथ के देशों से आते हैं वो अपना नाम उसमें डलवा देते हैं, लेकिन वो भारत के नागरिक तो हैं। वही देखिए, कांग्रेस भी एसआईआर के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली करने वाली है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेरा।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, बीजेपी की वोट चोरी अब जानलेवा रूप ले चुकी है। काम के भार से बीएलओ और पोलिंग ऑफिसर आत्महत्या करने पर मजबूर है। खड़गे ने सवाल पूछा कि इन परिवारों को न्याय कौन दिलाएगा। खड़गे ने कहा कि हड़बड़ी में बिना प्लानिंग के जबरन एसआईआर लागू करना नोटबंदी और कोरोना लॉकडाउन की याद दिलाता है। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। इस देश में क्या अच्छे चुनाव, स्वच्छ चुनाव होने चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या वो संविधान के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं? एसआईआर को लेकर विवाद के बीच यूपी के ग्रेटर नोएडा में एसआईआर को लेकर बड़ा एक्शन हुआ। डीएम मेधा रूपम के आदेश के बाद लापरवाही बरतने पर 60 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर, 7 सुपरवाइजरों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। लापरवाही करने वाले बीएलओ पर अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत केस दर्ज किया गया। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से कल भी बीएलओ की मौत की खबरें सामने आई। इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने अब प्रतिक्रिया दी है और चुनाव आयोग पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए। मध्य प्रदेश के दमोह के रहने वाले सीताराम गौंड सरकारी स्कूल में टीचर थे और एसआईआर के काम में लगे थे, लेकिन अचानक उनकी मौत हो गई। कहा जा रहा है कि एसआईआर के दबाव के चलते सीताराम गौंड ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद अध्यापक संघ ने कलेक्टर से मुलाकात की और निर्वाचन आयोग के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं लखनऊ में भी बीएलओ विजय कुमार शर्मा की ब्रेन हैमरेज के चलते जान चली गई। परिवार का कहना है कि एसआईआर के चलते उन पर दबाव काफी ज्यादा था। इन मौतों को लेकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और लिखा, एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है, जिसके चलते 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या। एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी से जोड़ते हुए कहा, भारत दुनिया के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर ही अड़ा है। राहुल गांधी ने एसआईआर को सोची समझी चाल बताते हुए लिखा, ये नाकामी नहीं षड्यंत्र है, सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि है। अब देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान हो रही बीएलओ की मौतों ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इस मुद्दे पर विपक्ष चुनाव आयोग के साथ साथ अब केंद्र सरकार को भी घेर रहा है, तो बीजेपी भी अपने तर्कों के साथ पलटवार कर रही है। वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली करने वाली है। इस देश में लोकतंत्र बचाने का आज समय आ गया है। इस देश में संविधान बचाने का अब समय आ गया है। हम सबको निर्देश दिए गए हैं कि हम भारतीय संविधान को बचाने के लिए बैठक बुलाएं, सभा करें, लोकतंत्र को बचाएंगे। एसआईआर के माध्यम से ये लोगों का वोट छीन रहे हैं और ये वोट छीनकर इस देश के लोगों की नागरिकता भी छीन रहे हैं। उधर बीजेपी कह रही है कि जब कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाती तो नए नए बहाने खोजती है। पुराना मुहावरा है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। चुनाव जीत नहीं पा रहे, ठीकरा निर्वाचन आयोग पर फोड़ रहे, हर तरह की कमियां खामियां निकालने का प्रयास कर रहे हैं। बीएलए बनाने के लिए कांग्रेस के पास नाम नहीं है। एसआईआर देश के 12 राज्यों में चल रहा है और हर राज्य में सियासी माहौल गर्म है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गैंगस्टर जैसी लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने वाले गायक अपराधी माने जाए। ऐसे गायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे लोग शिक्षा और समाज के अनुशासन की धज्जियां उड़ा देते हैं। हिंसा का महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ एक्शन किया जाना चाहिए। कथित तौर पर बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इनको भी अपराधी माना जाना चाहिए, जो कि अपने गानों की लिरिक्स में जो अपराध है या फिर जो गैंगस्टर लाइफस्टाइल है, बंदूक है, उसका महिमा मंडन भी करते हैं। वो लिरिक्स अगर ऐसी होती हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो हरियाणा के डीजीपी ने ये 2 टूक कह दिया है कि लाइफस्टाइल जो कि गैंगस्टर वाली होगी, उसको बढ़ावा देने वाली जो लिरिक्स होंगी, जो गाने होंगे, उन गायक को भी अपराधी माना जाए। ऐसे गायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे लोग शिक्षा और समाज के अनुशासन की धज्जियां उड़ा देते हैं। हिंसा का महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कथित तौर पर बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देने वालों पर होनी चाहिए कार्रवाई। कई जो रैपर्स हैं, कई जो म्यूजिशियंस हैं, उनके गानों में इस प्रकार की लिरिक्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगले महीने महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही डेप्यूटी सीएम अजित पवार के एक बयान से सूबे की सियासत में भूचाल आ गया। दरअसल अजीत पवार मालेगांव में निकाय उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने जनता को वोट न देने पर फंड कटौती की चेतावनी दे डाली। तुम्ही मला 18 उमेदवार निवडून दिले ना, मी तुम्हाला सांगितलेलं सगळं द्यायला तयार आहे,
पण तुम्ही तिथं काट मारली का मी पण काट मारला. तुमच्या हातात मत द्यायचंय, माझ्या हातात निधी द्यायचंय. बघा काय ते. इधर विपक्ष ने बयान को मुद्दा बना लिया है. अजीत दादा ने तो इस तरह से बात की जैसा उन्होंने अपने मामा के घर से पैसे लाके दिए. ये एक तरह की रिश्वत भी देने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ धमकी भी देने की कोशिश करते हैं. बयान पर अजीत पवार ने खुद भी सफाई दी है. उनका कहना है कि मैंने किसी को धमकी नहीं दी, बस यही कहा है कि जिताएंगे तो विकास देंगे. और देखिए, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है कि पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलर भारत में अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले की तैयारी कर रहे थे और इसके लिए वो उन्हीं आतंकियों का इस्तेमाल करने वाले थे जो दिल्ली आतंकी हमले के बाद गिरफ्तार किए गए हैं. सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान से भारत की तरफ लॉन्ग रेंज ड्रोन्स की खेप आनी थी और उन्हीं ड्रोन्स और छोटे रॉकेट्स को असेंबल कर भारत में बड़े हमले की प्लानिंग की जा रही थी. जैसे हमास इजराइल पर हमले करता के ठीक उसी तर्ज पर भारत को टारगेट करने की प्लानिंग थी. इसके लिए 10 किलो तक वजन उठाने वाले ड्रोन्स का सिलेक्शन किया गया था जिन्हें अलग अलग पार्ट्स के तौर पर भारत भेजा जाना था. पाकिस्तानी हैंडलर किसी दूसरे देश से एक्सपोर्ट कंपनी के जरिए ड्रोन के पार्ट भेजते और जो आतंकी अभी गिरफ्तार हुए हैं उन्हीं से ड्रोन को तैयार करवाया जाता. खतरनाक बात यह है कि ऐसे ही एक ड्रोन एक्सपर्ट जासिर को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया जो ड्रोन को मॉडिफाई करता था और रॉकेट बनाने की कोशिश भी कर रहा था. जासिर दिल्ली में ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर का साथी था और उसने हमले के लिए टेक्निकल सपोर्ट भी दिया. ब्लास्ट के बाद से हिरासत में ले गए श्रीनगर के तुफैल नियाज भट्ट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. आरोप है कि वो आतंकियों का हथियार सप्लायर है. गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर अदील के लॉकर से जो AK-47 मिली थी वो इसी तुफैल ने दिलवाई. अब गिरफ्तारी के बाद परिवार इसे बेकसूर बता रहा है. कहाँ से करेगा वो छोटा बच्चा इतनी सारी काम? कहाँ से लाएगा वो? मैं अपना आप मुझे बोल रहे कहाँ से लाएगा वो पैसे? जब कमाने के लिए इतना सा होता है तो खाने के लिए उतना ही रहता है. मां चाहे कुछ भी कहे लेकिन जांच एजेंसियों को शक है कि नियाज के पास पाकिस्तान से हथियार आते थे. नियाज ने हथियार लेकर पहले उसे उमर को दिया, उमर ने अदील को दिया और उसके पकड़े जाने के बाद पूरा खेल खुल गया. अब देखिए, जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी एक बार फिर से विवादों में है. ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि उन्होंने मुस्लिमों की प्रताड़ना का जिक्र करते हुए अल अलाह के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी का बचाव करने की कोशिश की. मदनी ने कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को सिर नहीं उठाने दिया जा रहा और इसके लिए उन्होंने जवाद सिद्दीकी का उदाहरण दिया. आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है. जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी. अब इस बयान के चलते मदनी अपनी ही कौम के कुछ लोगों के निशाने पर हैं. और ये ढंडोरा पीटना कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये फजूल की बात है. अब इन सब बातों से निकल करके आगे बढ़ करके एजुकेशन की बात करें. मदनी ने जो बयान दिए हैं उस पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं. बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान शनिवार को मुंबई में ग्लोबल पीस ऑनर्स अवार्ड में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मंच से न केवल भारतीय जवानों की शौर्य गाथा को सलाम किया बल्कि शांति का भी संदेश दिया. शाहरुख खान ने 26/11 पहलगाम आतंकी हमला और हाल ही में दिल्ली बम ब्लास्ट के शहीदों के लिए भावुक स्पीच दी. 26/11 पहलगाम आतंकी हमला और हाल ही में हुए दिल्ली ब्लास्ट में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बेगुनाह लोगों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि. और इन हमलों में शहादत पाने वाले हमारे वीर सुरक्षा कर्मियों को मेरा सादर नमन. शाहरुख ने देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले बहादुर जवानों के सम्मान में कविता भी पढ़ी. जब कोई पूछे तुमसे कि क्या करते हो तो सीना ठोक कर कहना मैं देश की रक्षा करता हूं. पूछे अगर कोई कि कितना कमा लेते हो, हल्के से मुस्कुरा कर कहना 140 करोड़ लोगों की दुआएं कमा लेता हूं. अपनी स्पीच के आखिर में शाहरुख ने सुरक्षा कर्मियों के समर्पण और भारतीय लोगों की ताकत को सलाम भी किया. बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है. दिल्ली में 328 किलो ड्रग्स बरामद की गई है और इसकी कीमत 262 करोड़ रुपए बताई जा रही है.
ये जो कार्रवाई है वो दिल्ली पुलिस और एनसीबी की संयुक्त टीम की तरफ से की गई है। अमित शाह ने एनसीबी और दिल्ली पुलिस को इस कार्रवाई के बाद बधाई दी है और साथ ही अमित शाह ने कहा कि ये नशा मुक्ति अभियान की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है और एक बहुत बड़ी सफलता ये कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस और एनसीबी के संयुक्त ऑपरेशन के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। एनसीबी और दिल्ली पुलिस को अमित शाह ने बधाई भी दी और कहा कि नशा मुक्ति अभियान की तरफ एक ये बहुत बड़ा कदम है। बता दें आपको कि दिल्ली में 328 किलो ड्रग्स बरामद की गई है जिसकी कीमत 262 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो ड्रग्स के खिलाफ और ड्रग्स तस्करों के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। तो देखिए 262 करोड़ की 328 किलो ड्रग्स बरामद की गई है। दिल्ली पुलिस और साथ ही एनसीबी की टीम ने ये जो संयुक्त ऑपरेशन है वो चलाया और उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। महिला समेत 2 ड्रग तस्कर भी इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तार किए गए हैं। कहां तक इनका नेटवर्क था इसके बारे में लगातार जो जांच है वो की जा रही है। सीक्रेट एप्लीकेशन से ये पूरा जो ड्रग्स का नेटवर्क है वो चलाया जा रहा था, ये भी जानकारी मिली है और साथ ही साथ एक बड़ी मात्रा में ड्रग्स का मिलना और एनसीबी और दिल्ली पुलिस की टीम की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन लिया गया है। विदेश में बैठे आका कोडवर्ड से पूरे निर्देश दिया करते थे, पूरी जानकारियां कोडवर्ड के माध्यम से साझा की जा रही थी और ड्रग्स तस्करी के लिए फर्जी सिम का भी इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि किसी को भी कोई शक ना हो। और ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने और एनसीबी ने की है जिसके बाद अमित शाह ने जमकर तारीफ भी की इस टीम की और कहा कि नशा मुक्ति की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।